तो हेलो दोस्तों, कल हमने सवाल नंबर 10 तक कर लिए थे 5.3 के सवाल नंबर 10 तक। जी हाँ दोस्तों, और आज तारीख हो गई है दोस्तों 21 तारीख हो गई है। आज दोस्तों 21 अगस्त 2021 हो गया है। और दोस्तों कल हमने 5.3 के सवाल नंबर 10 तक कर लिए थे। यानी कि दोस्तों कल 10 तक सवाल कर लिए थे जिसमें हमारी कोई तकलीफ नहीं आई थी। और सवाल नंबर 3 और 1 और 2 के आपको करने के लिए दिए थे। कुछ सवाल मैंने भी बताए थे। आशा करता हूँ दोस्तों आपने वो सवाल कर लिए होंगे, बहुत सिंपल सवाल थे। तो दोस्तों आज हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल हमारे क्या कहते हैं दोस्तों, उसकी ओर आज हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हम 11 सवाल आप कर लेना दोस्तों। नहीं आता तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सवाल आया या नहीं आया। नहीं आता है तो दोस्तों मुझे बताना, मैं आपको 11वां सवाल भी बता दूंगा। आज मैं आपको 12वां सवाल बताने जा रहा हूँ। 5.3 का 12वां सवाल पढ़ो दोस्तों। क्या कर रहे हैं 12वां सवाल, ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जिनसे 6 से विभाज्य हो। यानी कि दोस्तों सवाल कह रहे हैं कि 6 से विभाज्य 40 पदों का योग ज्ञात करो दोस्तों। यानी कि दोस्तों 40 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इसकी एक एपी बन सकती है, जैसे दोस्तों 6, 12 और 18। ऐसे दोस्तों मुझे कितने पदों तक ज्ञात करना है, यानी कि दोस्तों 40 पदों तक ये ज्ञात करना है। यही है ना दोस्तों सवाल। अब दोस्तों इसमें देखो ए बराबर कितना दे दिया, 6 दे दिया। और डी बराबर कितना दे दिया दोस्तों, 6 दे दिया। और एन बराबर कितना दे दिया दोस्तों, 40 दे दिया। यानी कि इसमें पूछा है एस एन, यानी कि दोस्तों पदों का योग पूछा है इस सवाल में। तो क्या दोस्तों मैं इसके लिए यह सूत्र लगा सकता हूँ पदों का योग के लिए। दोस्तों मैंने कल भी यह सूत्र बताया था, परसों भी यही बताया था। अब तक तो दोस्तों आपने ये सूत्र याद भी कर लिया होगा। क्या है पदों का योग के लिए यही सूत्र होता है। तो दोस्तों क्या इसमें एन का मान कितना है, 40 बटा 2 लिख सकता हूँ मैं। और 2 इंटू एन का मान क्या है, ए का मान क्या है 6 और 40 माइनस 1 और 6, यानी कि दोस्तों ये आ गया 20। और ये हो गया दोस्तों 12 और ये हो गया दोस्तों 39 इंटू 6। अब दोस्तों इसे आगे सोल्व करो, 20 कोष्टक 12 दोस्तों आगे सोल्व करो। यानी कि दोस्तों कितने हुए ये, 9 छंगे 54, 54 का दोस्तों कितना आएगा 4, 5 ऊपर हासिल। यानी कि दोस्तों 18, 18 और 5 दोस्तों कितने हुए, 18 और 5 22, यानी कि दोस्तों 224। अब क्या दोस्तों आप इसमें 224 में ये जोड़ सकते हो। आप कहेंगे जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों 224 ये आ चुका। अब दोस्तों 224 आने के बाद मैं क्या करूँगा, 12 जोड़ दूंगा। यानी कि दोस्तों 20 इंटू 12 करूँगा, यानी कि दोस्तों 6 और 3 और 2 236 हो गया। अब दोस्तों मैं इसका गुणा करूँगा तो 0 की 0, 12 का 2 ऊपर 1 ऊपर हासिल, 6 और 1 दोस्तों 7 और 6। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 6 7 0, यानी कि दोस्तों 12वें का आंसर क्या है हमारे पास 49.40। यानी कि दोस्तों 49.40 कैसे आया दोस्तों, ये 6 और 1 7 और 4। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखना आप कैसे होगा दोस्तों ये। इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस सवाल में आपको कहीं भी गड़बड़ नहीं हुई है। सिर्फ इसमें एक जगह आपको गड़बड़ हुई होगी थी 234। इनको गुणा करने पर दोस्तों यहाँ पर आप गुणा करो कितना है, 236 का गुणा करेंगे हम दोस्तों तो 236 इंटू 20 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा दोस्तों 246। जोड़ने पर कितना है दोस्तों 6 आ गया 4, यानी कि दोस्तों 3, यानी कि दोस्तों 3 236 तो सही आ रहा है इसका आंसर। यानी कि दोस्तों इसे गुणा करने पर 20 इंटू कितना आएगा, ये इसका 20 इंटू आएगा दोस्तों ये 246, यानी कि दोस्तों इसका 246। अभी दोस्तों इसे गुणा करो, 0 आ गया और 12 का 2 आ गया, 1 ऊपर हासिल आ गया, 8 और 1 9 हो गया और 2 इंटू 4, यानी कि दोस्तों 4920 इसके सही आंसर होंगे। यानी कि दोस्तों इसमें हम कह सकते हैं कि इन 40 पदों का योग 4920 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज हम दोस्तों 5.3 पूरी समाप्त कर देंगे। और आज आपको कमेंट करके जरूर बताना होगा कि अगली प्रश्न वाली आप कौन सी पढ़ना पसंद करोगे। अब 13वां सवाल क्या कर रहा है दोस्तों हमारा, आज 13वां सवाल कर रहा है दोस्तों 8 के प्रथम 15 गुणनों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों 13वां सवाल है ये कि जो 8 है उसके प्रथम 15 पदों का
गुणज का योग ज्ञात करना है दोस्तों, गुणजों का योग ज्ञात करना है। अब दोस्तों देखो ये सवाल कैसे होगा, यानी कि दोस्तों 13वां सवाल है। अब इसमें आप दिमाग लगाओ कि कैसे हो सकता है इसे दोस्तों ये सवाल, यानी कि दोस्तों इसमें एक एपी बन सकती है। आप होगे जी हाँ 8, 16 और कितने हुए दोस्तों 24। ऐसे कितने पदों का याद करना है, 15 पदों का योग याद करना है। यही है सवाल। क्या में इसमें a बराबर 8 आ जाएगा और d बराबर भी 8 आ जाएगा और n बराबर दोस्तों 15 आ जाएगा। यही दे रखा है ना सवाल में दोस्तों, और कुछ नहीं दे रखा ना। क्या दोस्तों मैं इसके बाद अब क्या कर सकता हूँ, आपको पता है इसमें योग ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा। n का मान कितना है दोस्तों, मैं डायरेक्ट भर देता हूँ, सूत्र आपको याद हो गया होगा। और a का मान दोस्तों 8 ऐसे ही, और प्लस n का मान 15 और माइनस और d का मान दोस्तों 8 है। यही है ना दोस्तों। क्या दोस्तों मैं इसे 15/2 को लिख सकता हूँ और इसे अब 16 लिख सकता हूँ और इसे 14 × 8 लिख सकता हूँ। यही आएगा दोस्तों। और ये दोस्तों 15/2 और ये 16, इसे गुणा करूँगा दोस्तों मैं तो 4/32, 32 का कितना आएगा दोस्तों, 32 का 2 आ जाएगा और 3 ऊपर हासिल हो जाएगा, 3 और ये 11 हो जाएंगे दोस्तों। ये होंगे ना दोस्तों। क्या दोस्तों 15/2 और ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 8 तो ये आ जाएगा, 2 ये आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 128 आएंगे। क्या दोस्तों यही इसके 128 ही आ पाएंगे। आप कहेंगे जी हाँ सर। तो दोस्तों ये 2 से कट रहा है 6 और 4 बार, यानी कि दोस्तों ये कट रहा है 64 बार। यानी कि दोस्तों ये 64 बार कटने पर हम क्या 15 × 64 लिख सकते हैं। और दोस्तों आप 15 × 64 करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर आएगा हमारे 960। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 15 पदों का योग 960 होगा। यानी कि दोस्तों 13वां का आंसर 960 होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों इसका। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 960 के बाद 14वां सवाल क्या कर रहा है दोस्तों। सवाल बहुत सीधे हैं दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत भी नहीं है। और दोस्तों अब हमारा जो अगला टॉपिक आएगा समांतर श्रेणी के बाद आपको बताना ही पड़ेगा कि क्या पढ़ाया जाए। अब 14वां सवाल क्या कर रहा है दोस्तों, किताब में नजर पटको और क्या कर रहा है कि 0 और 15 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों इसने कह दी कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों 0 और 50 के विषम संख्याओं का योग, क्या विषम संख्या किसे कहते हैं पहले आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें को तो स्वयं का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए, उसे ही हम विषम संख्या कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों पहले इसमें देखो, जैसे मैं 1 लिख दूं, विषम संख्या 1 का भाग जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा, फाइनल लेना। 3 लिख दूं, 5 लिख दूं, 7 लिख दूं, ऐसे कितनी संख्या ले आ सकती है। 50 में भाग जा सकता है। आप कहेंगे जी हाँ उसमें तो 2 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, तो क्या 49। आप कहेंगे हाँ कि 49 में सिर्फ 1 का जा रहा है या फिर 7 का। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हो कि विषम संख्या वह संख्या है जो उसमें 2 से विभाजित नहीं होती है। यानी कि दोस्तों वह संख्या जिसमें 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या कहलाती है। यानी कि दोस्तों क्या मैं इसमें a बराबर 1 लिख सकता हूँ और d बराबर कितना आएगा दोस्तों 2 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे जी हाँ, इसमें आप d बराबर 2 लिख सकते हो और 1 बराबर n लिख सकता हो। और क्या दोस्तों इसमें अंतिम पद 49 दे रखा है। आप कहेंगे जी हाँ अंतिम पद इसमें 49 दे रखा है। अब क्या दोस्तों मुझे पदों की जरूरत पड़ेगी। यानी कि दोस्तों ये पूछ रहा है कि 50 पदों तक का योगफल इसमें ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों मुझे योगफल ज्ञात करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आप इसे दिमाग लगाओ। योगफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों मुझे पहले तो n की जरूरत पड़ेगी, फिर a की पड़ेगी और फिर d की पड़ेगी। यानी कि दोस्तों मेरे पास ये 2 चीज़ें हैं। यानी कि दोस्तों मुझे n की जरूरत पड़ रही है अभी तो दोस्तों मैं n कैसे निकाल सकता हूँ, इस सूत्र से निकाल सकता है। तो दोस्तों क्या मैं इस सूत्र से निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे जी हाँ सर इस सूत्र से निकल जाएगा। तो 49 हो गए दोस्तों, a का मान 1 है प्लस और n का मान ज्ञात करना ही है हमें दोस्तों, और d का मान 2 है। इसका इधर पक्षांतर करूँगा तो 48 हो गया दोस्तों, और 2n ये हो गया दोस्तों, और माइनस 2 ये हो गया। इसका इधर पक्षांतर करूँगा दोस्तों 50 हो गया और 2n हो गया, और n बराबर दोस्तों 50/2। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि n का मान 25 आया हमारे पास ये 2 से करने पर। यानी कि दोस्तों मैं n का मान 25 लिख सकता हूँ। यानी कि दोस्तों 25 ऐसे पद होंगे जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 2 का भाग 25 पदों में नहीं जाएगा। यानी कि दोस्तों 1 से 50 तक, यानी कि दोस्तों 0 से लेकर 50 तक की जितनी विषम संख्या है, 0 से लेकर 50 तक की वह 25 विषम संख्या होगी।
यानी कि दोस्तों मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि वो 25 विषम संख्या है। अब क्या दोस्तों n बराबर 25 आ गया तो मैं 25 n पदों का योग ज्ञात कर सकता हूँ। आप कहेंगे जी हाँ सर, ये 25 n का मान 25 आ गया हमारे पास, और क्या है दोस्तों a का मान हमारे पास 1 है। आप कहेंगे हाँ, और ये n का मान हमारे पास 25 आ गया -1, और d का मान 2 ही है हमारे पास। तो दोस्तों ये 25 में भाग नहीं जाता तो इसको ये लिख देते हैं, और 2 + 24 × 2 यही है दोस्तों। क्या दोस्तों 25/2 और कोष्टक 2 25, यानी कि दोस्तों 8 4 84 हो गए दोस्तों। ये हुई ना दोस्तों 48 हो गए। अब दोस्तों क्या 48 में 2 जोड़ेंगे तो यानी कि दोस्तों 50 होंगे कि नहीं होंगे? आप बताओ दोस्तों, 50 होंगे। क्या 2 में 50 का भाग जाता है? आप कहेंगे जी हाँ सर 25 बार जाता है। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 25 × 25 कितने होते हैं? यानी कि दोस्तों मैं आपसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि 25 का वर्ग क्या होता है? तो दोस्तों आप जरूर कहेंगे कि 425 होगा। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 25 n पदों का योग हमारे पास 425 इसका आंसर होगा। यानी कि दोस्तों 9 यानी कि दोस्तों इसका आंसर 425 होगा। यानी कि दोस्तों अब अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अगले सवाल क्या कर रहे हैं हमारा 15 सवाल देखो दोस्तों, और पढ़ो 15 सवाल हमसे क्या कर रहे हैं दोस्तों। 15 सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 15 सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों हमारा, ये सवाल नंबर 15 कर रहे हैं दोस्तों। सवाल बड़ा है, लेकिन दोस्तों आपको बड़ा सवाल देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमेशा जो बड़े सवाल होते हैं हिंदी में वही हमेशा सबसे सीधे सवाल माने जाते हैं। यानी कि दोस्तों देखो सवाल कि एक निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार का है। यानी कि दोस्तों कोई कार्य कर रहा है, मान लो एक कुआं खोद रहा है, यदि इसमें वो 1 दिन की छुट्टी लेता है तो उसके लिए जुर्माना देता है। यानी कि जैसे 100 200 300 कितना भी जुर्माना देता है वो उसके लिए, समझने में आ गया। इसके बाद पहले दिन के लिए वह 200 रुपये दिन के लिए, मतलब 200 पहले दिन के लिए वह 200 रुपये लेता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरे दिन के लिए दोस्तों कितना देता है? 250 रुपये। तीसरे दिन के लिए दोस्तों कितना देता है? 300 रुपये। और चौथे दिन के दोस्तों कितना देता है? 350 रुपये। यही दे रखा है ना दोस्तों सवाल में, यानी कि दोस्तों इसमें 300 तक दे रखा है, ठीक है। इत्यादि देता है, मतलब आगे तक देता है दोस्तों। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना करने से ठीक पहले दिन के जुर्माने में 50 रुपये अधिक है। यानी कि दोस्तों वो सवाल ही कह रहे हैं कि 50 रुपये अधिक बताते जा रहा है वो, ठीक है दोस्तों। ऐसे ठेकेदार को जुर्माने के लिए रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर लेता है? यानी कि दोस्तों सवाल कह रहा है हमसे कि 30 दिन वह विलंब करता है कार्य को, और वह कह रहा है कि शुरू में उसने 200 रुपये दिए, फिर दूसरे दिन उसे 250, तीसरे दिन उसने 200 कितने दिए? 300। ऐसे वह 30 दिन के लिए कितना देगा? यानी कि दोस्तों क्या दोस्तों इसमें एक एपी बन रही है? आप कहेंगे जी हाँ सर इसमें एक एपी बन रही है। एपी क्या बन रही है दोस्तों? 200 250 300, ऐसे आगे तक चलेगी दोस्तों। अब दोस्तों आप ये बताओ क्या इसमें ए बराबर 200 आ सकता है? आप कहेंगे जी हाँ सर। और डी बराबर क्या 50 आ सकता है? आप कहेंगे हाँ, क्योंकि इसमें स्वारोंतर 50 है। और कितने दिनों के लिए बोल रहे हैं वो? तो बोल रहे हैं दोस्तों 30 दिनों के लिए। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि इनका योग कितना होगा? यानी कि दोस्तों जब वह 30 दिनों तक विलंब करेगा कार्य में तो उन्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे? यानी कि दोस्तों कुल टोटल कितने पैसे देना पड़ेगा उसे? तो दोस्तों क्या इसमें से n वाला सूत्र लगेगा? जी कहेंगे आप, जी हाँ सर। तो दोस्तों n का मान कितना है दोस्तों? 30 है। क्या मैं 30/2 लिख सकता हूँ और 2 × 200 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे हाँ। और ये प्लस है 30 - 1 और डी का मान 50 है। अब इसे सोल्व करेंगे दोस्तों तो ये कट गया 15 बार, और ये होगा 400 दोस्तों। ये प्लस 29 × 50 हो गया दोस्तों। अब इसे सोल्व करेंगे दोस्तों तो 15 400 प्लस, अब दोस्तों इसे मैं गुणा करूँगा तो दोस्तों 3 × 5 = 45 का 5, 4 ऊपर हासिल और ये 14। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 1450 इसका ये गुणा हुआ। अब दोस्तों मैं 1450 में दोस्तों 400 जोड़ूंगा तो कितना होगा दोस्तों? तो 0 और 5 और ये हो गया 8 और ये हो गया 1, यानी कि दोस्तों 1850 हो गए। अब क्या दोस्तों मैं 1850 में कितना जोड़ गुणा करना पड़ेगा मुझे 15 से,
क्या दोस्तों 1850 को मैं गुणा करूंगा तो क्या दोस्तों 27 और ये कितने होंगे दोस्तों 750। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि उस व्यक्ति को 30 दिन का विलंब करने के लिए कार्य को 2750 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि दोस्तों 30 दिन के लिए उसने 2750 रुपये देने पड़ेंगे उस कार्य के लिए। यानी कि दोस्तों इसका आंसर होगा 750। यानी कि दोस्तों सवाल नंबर 15 का हमारा आंसर होगा 750। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल है 16वां सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों हमसे, ध्यान से पढ़ो सवाल को। सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों आपकी गारंटी है मेरी कि आपको इसमें 80 से 80 नंबर लाने की, यानी कि दोस्तों 100 में से 100 नंबर लाने की गारंटी मैं आपको देता हूँ। 16वां सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके संग्रह शिक्षण प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यानी कि दोस्तों उसने 7 नगद पुरस्कार देने और 700 रुपये की राशि रखी गई है। ठीक है, लिखते जाओ की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी कि दोस्तों 20 रुपये कम है, माइनस में लिख दो। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों सवाल में क्या दे रखा है, उसने दे रखा है कि 7 पुरस्कार हैं और पहले का हमने पता नहीं है कि कितने रुपए दे गए हैं प्रथम पुरस्कार के लिए, और उससे ठीक पहले सिर्फ 20 रुपये कम किए गए हैं, यानी कि पुरस्कार के लिए 20 रुपये कम किए गए हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आप ऐसे ही मान लो कि 700 रुपये हैं तो उसमें 20 रुपये कम करेंगे तो प्रथम कितना मिलेगा, जो भी कुछ है। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे होगा ये सवाल। यानी कि दोस्तों 16वां सवाल है। तो दोस्तों क्या मैं इसमें ये देख सकता हूँ, कहाँ गया भाई रजिस्टर को अभी देखना आप। क्या दोस्तों इसका कुल योग 700 रुपया दे रखा है? आप कहेंगे जी हाँ। क्या दोस्तों इसमें n का मान 7 रुपये दे रखा है? आप कहेंगे कि 7 n का मान दे रखा है। क्या दोस्तों इसमें d का मान माइनस के 20 दे रखा है? प्रश्न में स्पष्ट लिखा थका है दोस्तों कि 20 रुपये प्रथम पुरस्कार से कम दिए जा रहे हैं, यानी कि सार्वंतर 20 है, यानी कि माइनस का दोस्तों। अब दोस्तों इसमें देखो कि हम अब इसमें किसकी जरूरत पड़ रही है हमें। क्या दोस्तों इसमें के और चीज़ की जरूरत पड़ रही है हमारे पास? आप कहेंगे जी नहीं, एक ही जरूरत पड़ रही है। तो दोस्तों यही तो हमें ज्ञात करना है, यही तो सवाल में दे रखा है कि एक ज्ञात करके बताओ हमें कि कितने रुपए राशि आएगी प्रथम पुरस्कार के लिए। और दोस्तों आपको पता हो कि एक को हम प्रथम पद भी कहते हैं। यानी कि दोस्तों यदि हमें ए प्राप्त हो गया तो उससे 20 रुपये घटा के हमें पूरे अंतर प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों इसमें ये वाला सूत्र लग जाएगा n/2 2a प्लस n-1 NED। अब दोस्तों ऐसे n दे रखा है 700 रुपये, n दे रखा है 7/2, 2a हमें ज्ञात करना है, n दे रखा है 7 और d का मान -20। क्या दोस्तों मैं इसका पक्षांतर इधर करूँगा तो ये हो जाएगा। आप कहेंगे जी हाँ सर यही होगा। और क्या दोस्तों ये हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें 6 बज गए तो दोस्तों क्या मैं इसका गुणा इधर करूँगा तो ये क्या 12 हो जाएंगे, माइनस के 120 हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 6 बच जाएंगे और 6 ने मैं 20 से गुणा करूँगा तो माइनस के हैं ये, तो माइनस के 120 हो जाएंगे। आप कहेंगे जी हाँ। तो इससे ये कट गया एक बार, यानी कि दोस्तों यहाँ आ गए 200, यही आए ना दोस्तों 200 आए है ना। अब दोस्तों मैं इसका पक्षांतर इधर करूँगा तो ये हो जाएंगे प्लस के 120, यानी कि दोस्तों 2a। अब दोस्तों मैं इसको जोड़ूंगा तो ये कितने हुए दोस्तों, 0 हो गए और 2 हो गया और 3 हो गया, यानी कि दोस्तों आप कहेंगे कि 320 हो गया। अब क्या दोस्तों मैं 2a इसका पक्षांतर इधर करूँगा तो 320 में 2 का भाग जाएगा। तो दोस्तों आप कहेंगे कितनी बार गया, तो 1/6, यानी कि दोस्तों 160 बार इसका भाग चला गया। यानी कि दोस्तों आप कहेंगे कि प्रथम पुरस्कार हमारे को 160 रुपये का दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप जरा ये बताओ कि मैं दूसरा पुरस्कार दूंगा तो कितने रुपए का दूंगा। आप कहेंगे सर एक की 160 में से आप 20 माइनस कर लो। तो अब मैं क्या 160 में से 20 माइनस करूंगा तो यानी कि दोस्तों दूसरा पुरस्कार 140 का मिलेगा। आप कहेंगे जी हाँ सर। और ऐसे में तीसरा पुरस्कार दूंगा तो 140 में से 20 माइनस करूंगा तो क्या आप तीसरा पुरस्कार 120 में दिया जाएगा। आप कहेंगे जी हाँ। यानी कि दोस्तों चौथा पुरस्कार दूंगा मैं
तो 120 में से 20 माइनस करूंगा तो चौथा पुरस्कार 100 रुपये का दिया जाएगा। आप कहेंगे हाँ। और मैं पांचवा पुरस्कार दूंगा तो 100 में से 20 माइनस करूंगा तो क्या 80 रुपये का पांचवा पुरस्कार दिया जाएगा। आप कहेंगे हाँ। और छठा पुरस्कार दूंगा तो 80 रुपये में से मैं 20 माइनस करूंगा तो आप कहेंगे 60 रुपये का छठा पुरस्कार दिया जाएगा। और सातवां पुरस्कार कहूँगा सर तो 80 में से 60 में से 20 माइनस करूंगा यानी कि दोस्तों 40 रुपये का सातवां पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि प्रथम पुरस्कार 160 रुपये का, दूसरा पुरस्कार 140 का, तीसरा पुरस्कार दोस्तों 120 का, और चौथा पुरस्कार दोस्तों 100 का, और पांचवा पुरस्कार दोस्तों 80 का, और छठा पुरस्कार दोस्तों 60 का, और सातवां पुरस्कार दोस्तों 40 रुपये का दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर ये होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगला सवाल कहते हैं दोस्तों 17वां क्या सवाल है, इस सवाल को पढ़ो। सवाल बहुत मजेदार वाले हैं दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं घबराने की आपको। सवाल ऐसे होंगे दोस्तों चुटकियों में। ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद 17वां सवाल देखो दोस्तों आप। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 क्या कह रहे हैं दोस्तों, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभव अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाया जाएगा। यानी कि दोस्तों एक कक्षा है उसके बराबर वो पेड़ लगाया जाएगा। उदाहरण तरह से कक्षा 1 का अनुभव 1 पेड़ लगाया जाएगा और कक्षा 2 का 2 पेड़ लगाए जाएंगे। यही है सवाल का अनुभव 2 पेड़ लगाए जाएंगे। कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाया जाएगा इत्यादि। ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभव हैं और इसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। यानी कि दोस्तों 17वां सवाल देखो आप। क्या दोस्तों 1 से लेकर क्लास, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 से लेकर क्लास क्या 12 तक हैं। आप कहेंगे हाँ 1 से लेकर क्लास 12 तक हैं। अब क्या दोस्तों सवाल में दे रखा है उसमें कि प्रत्येक कक्षा 3 पेड़ लगाएगी। यानी कि दोस्तों यदि मैं कहूँ कि 1 × 3 यानी कि दोस्तों 3, यानी कि दोस्तों एक क्लास 3 पेड़ लगाएगी और जैसे 2 क्लास हैं तो 3 3 2 बार लगाएगी। यानी कि दोस्तों 2 × 3 यानी कि दोस्तों 6, और ये 2 यानी कि दोस्तों ये 3 × 3 ये कहेंगे 9। ऐसे दोस्तों ऐसे चलता रहेगा। यानी कि 4 में 4 × 3, 5 में 5 × 3 ऐसे चलती रहेगी क्लास। तो दोस्तों इसमें ये बताओ आप, अब 4 × 3 ये हो जाएगा। अब दोस्तों क्या इसमें एक एपी ये बन जाएगी 3 6 9। ऐसे कितने तक चलेगी। यानी कि दोस्तों आप कहेंगे कि 12 तक चलेगी। तो दोस्तों 12 × 3 कितने हुए 36, यही हुए ना। अब दोस्तों सवाल को देखो आप, वो एपी बन चुकी है हमारे पास और उसने कितने तक चलेगा 12 पदों तक चलेगा। भाई 12 ही कक्षा है ना, यही दे रखा है सवाल में कि 12 कक्षाएं वहां तक चलना है। अब आप इसमें सीधे सीधे बता दो कि ए का मान क्या है। आप कहेंगे 3 और डी का मान क्या आएगा। इसमें 6 में से 3 जाएंगे तो दोस्तों आप कहेंगे 3 ही आएगा। अब दोस्तों उसने पूछा है कि 12 कक्षा तक जाने के लिए उसने कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे। यानी कि दोस्तों योग पूछा है। तो दोस्तों योग का सूत्र क्या यही होता है। दोस्तों मैंने इस प्रश्नवाली में सिर्फ आपको 3 सूत्र बताए, 3 से पूरी प्रश्नवाली समाप्त हो जाएगी आज हमारी। अब देखना ये 12/2 आ गया दोस्तों, a × 3 आ गया प्लस 12 - 1 और डी का मान 3 है सही। इससे कट गया 6 बार, यह हो गया 6 और 11 × 3 यही हुआ दोस्तों 6 और ये 6 और ये 33। यानी कि दोस्तों 6 × 39 यही हुआ दोस्तों। और क्या दोस्तों 6 × 39 कितना आएगा दोस्तों, तो ये आएगा दोस्तों 234। यानी कि दोस्तों कुल उसने कक्षा 12 तक जाने के लिए 234 पेड़ लगाने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों 234 उसने पेड़ लगाने पड़ेंगे कक्षा 12 तक जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18।
अब दोस्तों देखो सवाल नंबर 18 हमारा क्या कह रहे हैं दोस्तों। सवाल नंबर 18 कह रहे हैं दोस्तों, सवाल को पढ़ो, बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, कि केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से ए और बी से लेते हुए त्रिज्याखंड 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर वाले और त्रोत्तर अर्धवृत्ताकार वालों खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.3 यानी कि दोस्तों 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्ताकार से बने इस सर्पिल को की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों सवाल क्या कर रहा है, इसे ध्यान से पढ़ो आप। मैं पहले इसका चित्र बना देता हूँ, आपको समझने में आ जाएगा, फिर देखते हैं सवाल कैसे होता है। ऐसा कुछ है, यहाँ से आरंभ कर रहा है, ये ऐसे ही कर रहा है दोस्तों। क्या दोस्तों इसमें बी पॉइंट यहाँ और ए पॉइंट यहाँ दे दिया, और दोस्तों इसमें L2 यहाँ आ गया और L4 यहाँ आ गया, A1 यहाँ आ गया, L1 और L3 यहाँ आ गया। यही है दोस्तों सवाल, L3 यहाँ आ गया। नीचे भी दे रखा है संकेत के लिए क्रमागत केंद्र ए बी वाले अर्धवृत्ताकारों की लंबाई L1 L2 L3 A4 है। यानी कि दोस्तों अब सवाल देखो, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, मोस्ट लगा लो ऐसे सवालों को, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जा सकते हैं। यानी कि दोस्तों वो सवाल क्या कर रहा है हमसे, इसे देखो कि यहाँ तक की मुझे लंबाई बताओ, आप जितनी भी लंबाई है ना L4 तक की मुझे लंबाई बताओ। तो दोस्तों उसने दे दी, पहली लंबाई कितनी दी दोस्तों 0 यानी कि दोस्तों इसे त्रिज्या दे दी 0.5 सेंटीमीटर, दूसरी दे दी दोस्तों 1.5 सेंटीमीटर, तीसरी दे दी दोस्तों उसे, तीसरी त्रिज्या कितनी दे दी 1.5 नहीं 1 पॉइंट यहाँ पर 1.0 आएगा, और ये दे दी दोस्तों 1.5, और फोर्थ त्रिज्या दे दी दोस्तों उसे 2.0 सेंटीमीटर। अब क्या दोस्तों इसके बाद उसने सिर्फ त्रिज्या दी है हमारे पास, क्या दी है त्रिज्या दी है। अब क्या दोस्तों आप बताओ वृत्त की परिधि क्या होती है। आप कहेंगे सर 2 पाई आर, आप यही होती है ना दोस्तों वृत्त की परिधि। और परिधि किसे कहते हैं दोस्तों, ये वाला, ये जो ये वृत्त है, तो दोस्तों इसकी चारों मेयर की जो ये बाउंड्री है ना इसे परिधि कहते हैं, और इसके अंदर को मटेरियल को क्षेत्रफल कहते हैं, ये याद रखना। अब दोस्तों इसमें अर्धवृत्त दे रखा है हमारे पास और हमें चाहिए पूरा वृत्त, ये कहना दोस्तों उसे त्रिज्या ये दे दी, ठीक है दोस्तों। अब उसने अर्धवृत्त का पूछा है हमारे पास, तो दोस्तों वो तो आधा वृत्त है, तो दोस्तों क्या मैं इसको आधा लिख सकता हूँ, तो 1/2 इसका आधा कर रहा हूँ दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर 2 पाई आर, 2 से 2 कट गया, तो दोस्तों क्या मैं इसे पाई आर लिख सकता हूँ। आप कहेंगे जी हाँ सर इससे आधा वृत्त का परिधि ये होती है पाई आर, यही होती है ना दोस्तों आधे वृत्त की, और पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ये होती है ना दोस्तों। और इसने संकेत के लिए दे रखा है हमसे कि पाई का मान आप 22/7 ही लिख सकते हो। यानी कि दोस्तों मैं इसमें यदि आर L1 काटूं तो पाई आर 22/7, और एल का आर का मान इसने कितना दे रखा है दोस्तों, आर का मान दे रखा है 0.5, यही दे रखा है। पॉइंट हटाऊंगा दोस्तों तो यहाँ 10 आ जाएंगे, आप कहेंगे जी हाँ सर यहाँ 10 आ जाएंगे, इससे ये कट गया 11 बार, इससे ये कट गया दोस्तों 2 बार, ये कटा दोस्तों 11 और 2, ये कटा 11 × 2, अब 55 × 14, यानी कि दोस्तों आप इसमें ये कह सकते हो कि 5 × ये कट गया दोस्तों 5 बार कटा है, सॉरी दोस्तों 2 के पावड़े से 5 बार कटा, 5 से कट गया 1 बार, यानी कि दोस्तों क्या मैं इसे 11/7 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे जी हाँ सर इसे आप 11/7 भी लिख सकते हो। अब दोस्तों इसे मैं L2 काटूंगा तो पाई आर तो आएगा ही सही, और क्या दोस्तों यहाँ 22/7 भी आएगा, आप कहेंगे जी हाँ। और आर का मान क्या है दोस्तों, आर
2, ये 1 है, ये 2 है। R2 का मान क्या है दोस्तों, 1.0, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ भी पॉइंट हटाऊंगा तो 10 लिख सकता हूँ। यानी कि दोस्तों इस 10 से 10 कट गया, यानी कि दोस्तों R2 का मान 22/7 आ गया। ऐसे मैं L3 निकालूंगा तो पाई R3 आएगा, 22/7 आएगा। और इसका मान क्या है दोस्तों, 1.5, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ 10 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ, ये इससे गया दोस्तों 11 बार, ये गया दोस्तों 5 बार, 5 से गया दोस्तों 3 बार, यानी कि दोस्तों मैं 33/7 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ। ऐसे में L4 निकालूंगा दोस्तों तो R4, यानी दोस्तों 22/7, और ये क्या है दोस्तों, यानी कि दोस्तों मैं इसे पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आ जाएगा, इससे कट गया। ठीक है, तो मैं क्या इसे 44/7 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ। तो क्या दोस्तों ये KP बन रही है, आप कहेंगे हाँ सर ये KP बन रही है, यानी कि दोस्तों KP बराबर, यानी कि दोस्तों 11/7 और 22/7 और 33/7 और 44/7, ऐसे आगे चलती रहेगी। क्या इसमें A का मान 11/7 है और D का मान भी 11/7 है? आप कहेंगे जी हाँ सर, इसमें A का मान भी 11/7 है और D का मान भी इसमें 11/7 ही आएंगे। अब क्या दोस्तों आप ये बताओ, इसमें D का मान भी 11/7 आ गया, तो क्या दोस्तों अब इसे मैं आगे सोल्व कर सकता हूँ, इसे मिटा सकता हूँ मैं दोस्तों? तो दोस्तों इसे मिटा देता हूँ मैं, ये आ गया होगा आपको समझने में। अब दोस्तों ये देखो, उसने n बराबर कितने दे दी, 13 दे दिए। उसने इस सवाल को ध्यान से पढ़ो आप। 13 वर्तों तक खींचने की कुल लंबाई, यानी कि दोस्तों 13 अर्धवर्तों की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। क्या दोस्तों ऐसे 13 दे दिया, n का मान ये दे दिया, और 2 11/2 दे दिया, 7 है दोस्तों यहाँ, सॉरी 7 है, और प्लस 13 माइनस 1 और 11/2, यही होगा दोस्तों। डी का मान भी 11/2 ही होगा ना दोस्तों? एक बार आप कंफर्म करके जरूर बता देना। अब क्या दोस्तों मैं इसके बाद 13/2 लिख सकता हूँ, और दोस्तों इसे 22/7 लिख सकता हूँ, और प्लस ये कितना आएगा दोस्तों, 12 इंटू 11/2, नहीं यहाँ भी 11/7 आएंगे, सॉरी दोस्तों ये 11/7। ठीक है दोस्तों। अब क्या दोस्तों मैं 13/2 22/7 और ये इससे गुणा होगा तो दोस्तों ये हो जाएगा 12, 12 का 2, एक ऊपर से 1 13, यानी कि दोस्तों ये आ जाएगा इसका। अब दोस्तों क्या मैं यहाँ पर लघुत्तम ले लूँ, लघुत्तम आया 7, 22 प्लस 132, ये कितना होगा दोस्तों 132, यानी कि दोस्तों 4 5 1, यानी कि दोस्तों 7। अब क्या दोस्तों आप ये बताओ, इसमें क्या 7 से ये कट रहा है, 7 से दोस्तों ये कट रहा है, 7 दूनी 14, यानी कि दोस्तों ये कट रहा है 7 से 2 बार, 1 बच गया, यानी कि दोस्तों 22 बार कट रहा है। यानी कि दोस्तों मैं 13/2 इंटू 22 लिख सकता हूँ। इससे आप काट सकते हैं 11 बार, यानी कि दोस्तों 13 इंटू में 11 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे जी हाँ सर आप इसे 13 इंटू 11 लिख सकते हैं, तो क्या दोस्तों इसका आंसर 143 आएगा? और जी आप कहेंगे जी हाँ सर 143 इसका आंसर आएगा। और सर 143 का एक अलग कोड होता है, आपको पता होगा दोस्तों, आपने कई लड़कों को कहते हुए भी सुना हुआ है कि 143 सुना है दोस्तों। 143 का क्या अर्थ होता है, आप कमेंट में जरूर बताना कि 143 किसे कहते हैं। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, बहुत मजेदार सवाल है दोस्तों। सवाल नंबर 19, आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझने में आ गया होगा। यानी कि दोस्तों ये कह रहा था कि 13 तक उसने कितनी लंबाई ज्ञात होगी, तो दोस्तों इसकी लंबाई होगी 143, यानी कि दोस्तों 143 इसकी फुल लंबाई होगी। अगला सवाल है दोस्तों सवाल नंबर 20, यानी कि दोस्तों 20 है कि 19। सवाल नंबर 19 सेकंड लाइट सवाल है दोस्तों। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि 200 लट्ठों की डेयरी में रूप से इस प्रकार रखा गया है कि जिस सबसे नीचे वाला पंक्ति में 20, फिर 19, फिर अगली में 18, ऐसे इत्यादि हैं। तो 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे कि ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। यानी कि दोस्तों सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा यू भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा यू भी नहीं है।
यानी कि दोस्तों उसने दे दी कि पहली पंक्ति में 20, फिर 19, फिर 18 ऐसे रखे जाएंगे। 200 लट्ठे हैं, यानी कि दोस्तों क्या इसमें फुल लट्ठे उसने दे दिए 200। क्या दोस्तों इसमें मैं कह सकता हूँ कि उसने हमारे पास क्या दे दिया, 200 का मान उसने दे दिया कि एसएन दे दिया 200 दे दिया। अब क्या दोस्तों इसमें ए बराबर 20 दे दिया और डी बराबर 1 दे दिया। माइनस के 1 आएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए माइनस का 1 ही आएगा। अब क्या दोस्तों आप ये बताओ मुझे इसमें कि मैं इसमें n का मान किस सूत्र से निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे कि योग का मान दे रखा है तो योग के सूत्र से निकालो ना फिर आप। तो ठीक है दोस्तों, मैं योग का सूत्र लिखता हूँ। तो योग का सूत्र क्या दोस्तों यही होता है। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये सूत्र अब तक तो मैंने बहुत बार लिख चुका और आपको याद भी हो गया होगा। क्या दोस्तों n का मान मुझे ज्ञात करना है। आप कहेंगे जी हाँ सर, क्या n का मान 220 है और n का मान तो मुझे ज्ञात ही करना है और माइनस के 1 ही है। इसका पक्षांतर इधर करूँगा तो भाग में तो गुणे में हो जाएगा तो 400 हो जाएंगे और n हो जाएगा ये हो जाएंगे 40। इधर मैं डायरेक्ट गुणा कर लेता हूँ तो माइनस के 1 और प्लस के 1, यानी कि दोस्तों ये हो गया 41। ये दोस्तों हो गए n माइनस प्लस 1 41। क्या दोस्तों मैं इसका गुणा कर सकता हूँ उधर। आप कहें कि माइनस के n स्क्वायर और प्लस के n और इसका पक्षांतर इधर करूँगा तो माइनस के 40 हो जाएंगे और बराबर 0 हो जाएगा। आप कहेंगे जी हाँ सर ऐसा ही होगा। क्या दोस्तों मैं इसमें n कॉमन लेकर उधर भाग दे सकता हूँ। n कॉमन लिया तो दोस्तों के यहाँ पर ये बच गया। आप कहेंगे जी हाँ सर n l क्या कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने पर क्या उसमें यह संख्या चेंज होगी। आप कहेंगे हाँ क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों मुझे ये माइनस यहाँ से हटाना था। अब क्या दोस्तों इसके ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर 400 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 41 आ जाए। तो दोस्तों इसके टुकड़े बताओ मुझे कि कितने होंगे। कि दोस्तों आप बता सकते हो कि 20 इंटू 20 400 तो हो रहे हैं, लेकिन जोड़ने पर तो ये 40 ही हो रहे हैं, यही है ना दोस्तों। क्या मैं इसमें 21 इंटू 20 भी नहीं कर सकता। तो क्या मैं इसमें 16 इंटू 25 कर सकता हूँ। यानी कि दोस्तों जोड़ो 1 और 3 और 1 4, यानी कि दोस्तों काम बन गया हमारा। यानी कि दोस्तों अब इसमें हमें बड़ी संख्या का प्लस का लेना पड़ेगा या माइनस का। यानी कि दोस्तों इसमें दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे या लघुत्तम लेना भी। ये सब मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा, इसकी कोई टेंशन मत लेना। अब n स्क्वायर माइनस 16n और माइनस के 25n और प्लस 400 यह आएगा दोस्तों। अब इसमें देखना दोस्तों, इधर मैं n कॉमन लेता हूँ। n कॉमन लिया तो n बच गया और यह बच गया 16। फिर इधर दोस्तों मैं माइनस का 25 कॉमन लूँगा तो दोस्तों यहाँ बच गए n बराबर माइनस के n और 25 में इसका बार कितनी बार जाएगा 16 बार और ये 0। यानी कि दोस्तों मैं इसमें n 25 बराबर 0 और इसमें n माइनस 0 माइनस है दोस्तों। क्या इसमें n बराबर एक तो 25 आ गया और एक n बराबर 16 आ गया। अब आप कहेंगे कि सर ये तो दोनों धनात्मक संख्या ही आ गई। अब आगे आप क्या करेंगे कि इसमें n का मान कौन सा भरेंगे, उसमें कितने लट्ठे लगाने पड़ेंगे, क्या 25 क्या 16। तो दोस्तों इसमें ये बताओ, मैंने आपको ये सूत्र बताया था, आपको पता होगा ये वाला। अब इसमें मान रख के देखो, यदि कोई संख्या प्लस में आएगी तो वही हमारा n यानी कि दोस्तों पद होगा, यानी कि दोस्तों वही हमारा n का आंसर होगा। यदि कोई संख्या माइनस में आ गई तो वह हमारा आंसर नहीं होगा। यानी कि दोस्तों अब आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल करते हैं दोस्तों। क्या होता है यदि मैं इसको 1 पे रखता हूँ, शुरू में a का मान क्या दे रखा है दोस्तों 20 दे रखा है, प्लस n अभी 25 आ गया और n और d का मान क्या दे रखा है माइनस का 1। अब इसे सोल्व करते हैं 20 प्लस 24 इंटू माइनस के 1, यानी कि दोस्तों 20 माइनस 24, यानी कि दोस्तों ये माइनस के 4 आ गया। यही है ना। अब दोस्तों मैं इसको रख के देखता हूँ तो 20 आ गया, a का तो n आ गया 16 और माइनस 1 और माइनस, तो क्या 20 और ये कितना हुआ 15 इंटू माइनस 1
और ये 15 माइनस 15, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ये प्लस के 5 आ चुके, प्लस के 5 आ चुके, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि वो 16 लट्ठे ऐसे लगाएंगा जो उसके बराबर 200 लट्ठे बराबर हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों मैं इसका प्लस इसका 5 आया, ये एक धनात्मक संख्या आ चुकी है। तो दोस्तों इसकी जांच भी ऐसे कर सकते हो आप इस सवाल की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 16, और एक क्या आया इसका आंसर 5 आ गया दोस्तों इसका आंसर। यानी कि दोस्तों इसका लट्ठे कितने लगाएगा दोस्तों 5, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो गया हमारे पास 5। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हमें। अगला सवाल है 20वां और आज का लाइट आउट सवाल है दोस्तों, बहुत मजेदार सवाल है दोस्तों। ये समझ गया ना आप दोस्तों तो चक दे इंडिया हो जाएगा दोस्तों आपका। सवाल बहुत लंबा है, घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे सवाल नंबर 20 है, एक आलू दौड़ में आरंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से यहाँ ये कोई है, यहाँ आरंभिक स्थान पे ये बाल्टी मान लो आप, ये बाल्टी रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आरंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। यानी कि दोस्तों ये आलू मान लो, यहाँ पर ये पहला आलू है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों 5 मीटर की है। ठीक है दोस्तों 5 मीटर की है, ठीक है दूरी पर है, तथा अन्य आलू को सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ से जो अगला आलू होगा और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ये आ गया दोस्तों समझने में, तो 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, ये भी बात आ गई समझने में, रखा गया है 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इसी प्रकार 10 आलू रखे गए। यानी कि दोस्तों उसने कितने आलू रखे हैं 10 आलू रखे हैं। ये हमारे पास कितने हुए 1 2 3 4 5 6 आलू हमें रख दे, 4 आलू और आगे हैं दोस्तों, 10 आलू रखे गए हैं। अब देखो प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी में चलना आरंभ करती है। ठीक है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डाल देती है। यानी कि दोस्तों ये कह रहा है कि ये प्रथम आलू को उठाती है और बाल्टी में डाल देती है। अब दूसरे आलू को उठाने जाएगी क्या दोस्तों, प्रथम आलू को उठाने के लिए एक बार तो से 5 मीटर आगे जाना पड़ेगा। आप कहेंगे जी हाँ सर, 5 मीटर आगे जाएगी और फिर उसे लेकर वापस आएगी। यानी कि दोस्तों 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10, यानी कि 10 मीटर वो जाएगी एक आलू को उठाने के लिए, और फिर वो कह रहे हैं कि दूसरे आलू को उठाने के लिए जाएंगी। तो दोस्तों 5 तो ये जाना ही पड़ेगा और 3 ये जाना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों 5 और 3 ये तो उसे जाना ही पड़ेगा और फिर वापस आएगी, तो 3 तो ये आएगी और 5 ही ये आएगी। यानी कि दोस्तों 5 और आएगी और 3 और आएगी। यानी कि दोस्तों 8 और 8 16 हो जाएंगे। यही है ना दोस्तों, 8 और 16 हो जाएंगे। फिर क्या कर रहे हैं दोस्तों, निकटतम आलू को उठाते हैं, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती हैं। दूसरे आलू को उठाने के लिए वापस दौड़ते हैं, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालते हैं, और वह ऐसा तब तक करती हैं जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इस पद्धति में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। संकेत, पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी। यानी कि दोस्तों कुछ संकेत वंकेत कुछ कहने की बातें ये दोस्तों मैं आपको बता दूं सिंपल भाषा में हमारी में, कि दोस्तों वो जो प्रथम आलू उठाएगी तो 5 मीटर तो आगे जाएगी ही जाएगी, और फिर उसे डालने के लिए वापस आएगी तो 5 मीटर वो जुड़ेंगे। यानी कि दोस्तों 10 मीटर हो गए वह। अब दोस्तों दूसरे आलू को उठाने के लिए वो 5 मीटर जाएगी, फिर 3 मीटर जाएगी, यानी कि जाना जाना कितना हो गया 8 मीटर हो गया। फिर वापस आएगी तो 8 मीटर वापस आई, यानी कि दोस्तों 16 मीटर हो गया। आप कहेंगे हाँ, अब दोस्तों ये बताओ 16 मीटर ये हो गया, तीसरे आलू को लेने के लिए 8 मीटर तो ये जाएगी। ठीक है, फिर 3 और जोड़ो, 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 मीटर ये हो गया। अब 11 तो जाना जाना है और वापस आएगी तो फिर कितना हुआ, आप कहेंगे 22 मीटर। क्या दोस्तों 10 16 22 एक एपी बना देगी ये? आप कहेंगे जी हाँ सर, ये एक एपी बना देगी। यानी कि सवाल नंबर 20वां का एक एपी क्या बनेगी 10 16 और 22। ऐसे वह कितने आलू हैं 10 आलू हैं। ठीक है 10 आलू है, क्या इसमें बराबर 10 है और डी बराबर 16 में से 10 जाएंगे तो 6 आ गए। यही है ना दोस्तों आंसर। इसके बाद दोस्तों क्या मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि आप इसमें आगे आप कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों इस किताब का मैं पन्ना पलट देता हूँ सवाल पढ़ने के लिए। अब दोस्तों इसमें ये देखो, आप कुछ नहीं देखना,
क्या पूछा है सवाल में, सवाल को देखो आप, कि उससे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ये देखो सवाल दोस्तों, ऐसे न वाला पूछ रहा है ना कुल दूरी। तो क्या दोस्तों ये बताओ मुझे, ये सूत्र लगाने के लिए मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एन की पड़ेगी है, डी की पड़ेगी है, ए की पड़ेगी है। तो क्या दोस्तों कुल दूरी के लिए 10/2 लिख सकता हूँ, और ए का मान कितना दे दिया, 10 दे दिया, एन का मान 10 है। 10 आलू है ना दोस्तों, वहाँ पर चेक करना एक बार, 10 आलू है ना वहाँ पर, आप कहेंगे हाँ सर 10 आलू ही है। फिर 1 और डी का मान क्या दे दिया दोस्तों, 6 दे दिया। अब ये गया दोस्तों 5 बार, और ये हो गया 20, ये हो गया 9 × 6, ये हो गया दोस्तों 5, ये हो गया दोस्तों 20, और ये हो गया दोस्तों 54, 9 छंगे 54। अब इसे जोड़ूंगा दोस्तों, ये हो गया 4 और ये हो गया 7, यानी कि दोस्तों 5 × 74। अब 5 × 74 को मैं गुणा करूंगा तो 370 मीटर दूरी उसने तय करनी पड़ेगी 10 आलू को लेने के लिए। तो दोस्तों 370 ही मीटर इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आप हमारी आज 5.3 यानी कि दोस्तों समांतर श्रेणी प्रश्नों वाली पूरी समाप्त हो चुकी है। और दोस्तों आपको कमेंट में जरूर बताना है कि समांतर श्रेणी कैसी प्रश्नों वाली लगी आपको, कौन से सवाल नहीं आए। जो सवाल आपको नहीं आए वह कमेंट में जरूर बताना, वह सवाल का अलग से मैं वीडियो ले आऊँगा और आपको उस सवाल को बताने की पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। तो दोस्तों आपको कमेंट में ये जरूर बताना है कि अब आप कौन सी सवाल प्रश्नवाली पढ़ना पसंद करोगे। तब तक है दोस्तों वंदे मातरम, और अगली प्रश्नवाली के लिए कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों फिर मिलेंगे कल, और आप सभी को आज हो गई दोस्तों 21 अक्टूबर, कल है दोस्तों 22 अगस्त। तो आप सभी को दोस्तों रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर दोस्तों अगली प्रश्नवाली के साथ कल भी हमारी वीडियो आएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम कल की छुट्टी नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।